आप लोगों का स्वागत है हिंदी साहित्य के इस लाइव क्लास में। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो या आपके पास कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 20 दिन में हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ें और जो आपकी घबराहट है वो कैसे दूर हो, इस पर चर्चा करेंगे। समय नज़दीक है और अचानक बिहार लोक सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया है तो उसमें घबराहट होना वाजिब है, लेकिन उसके बावजूद भी आप संयम और धैर्य के साथ अपनी तैयारी आरंभ कर सकते हैं। आज की चर्चा इसी पर होगी और आपके कोई भी महत्वपूर्ण सवाल हो तो उसका जवाब हम लोग देंगे। अभी देखते हैं कि 2 खंडों में है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। अब जो 20 दिन रह गए हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय खंड की, जहां से घबराहट ज़्यादा शुरू होती है। आपने यदि गोदान पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब केवल प्रश्नों को देख जाइए और व्याख्या के प्रसंगों को देख जाइए और एक सरसरी निगाह से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। डिटेल अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शेखर एक जीवनी तो बिल्कुल अब मत पढ़िए, क्योंकि पिछले वर्ष पूछ लिया गया है तो इसको तो बिल्कुल काट देते हैं। शेखर एक जीवनी अब इन 20 दिनों में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है क्या? अंधेर नगरी। इस वर्ष 100% संभावित है कि यहाँ से सवाल आएंगे, तो अंधेर नगरी आपको पढ़ जाना है। मुश्किल से आधे घंटे 45 मिनट लगेंगे। और उसी तरह से चंद्रगुप्त भी यदि नहीं पढ़ा है तो केवल पात्र परिचय जान करके और एक सरसरी निगाह से देख करके उसको आप छोड़ सकते हैं, चंद्रगुप्त नाटक को। मानसरोवर भाग 1 में कई कहानियां हैं, भाग 1 में कई कहानियां हैं, लेकिन आप अब उस किताब को मत पढ़िए। सभी कहानियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 2 कहानी पढ़ जाइए। यानी अब जो समय बचा है उसमें मात्र 2 कहानी पढ़ना है और वो 2 कहानी से आपका काम हो जाएगा। ईदगाह कहानी और दूसरा पूस की रात। ईदगाह कहानी और पूस की रात, यानी कहानी जो मानसरोवर भाग 1 में है वो सभी कहानियों को छोड़ करके मात्र 2 कहानी पढ़िए, ईदगाह और पूस की रात। आप जानते हैं पूस की रात 1930 की रचना है और ईदगाह 1933 की रचना है। और यही एक ही सवाल बनता है कि सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, या किसी एक कहानी की समीक्षा करें। तो ईदगाह कहानी और पूस की रात, मात्र 2 कहानी से आपका काम चल जाएगा। अब निबंध की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि किताब को आप भूल जाइए। चिंतामणि किताब से कोई निबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सहज रूप से परीक्षा हॉल में आप रहेंगे। यानी आपको पढ़ना क्या है? अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त और गोदान सरसरी निगाह से, अंधेर नगरी एक बार पूरे तरीके से, और कहानी में ईदगाह और पूस की रात। यानी गद्य खंड में 4-5 घंटे में रिवीजन आप कर सकते हैं। कितनी देर लगेगी? ईदगाह कहानी पढ़ने में मुश्किल से 20 मिनट, पूस की रात कहानी पढ़ने में 20-25 आधे घंटे, अंधेर नगरी पढ़ने में आधा घंटा या 45 मिनट लगेगा, और गोदान आधा घंटा 1 घंटे में आप पूरे सरसरी निगाह से पहले पढ़ा होगा, उसको आपको देख जाना है। कविता में 6 कवि आपके कोर्स में है। कबीर, सूर, तुलसी, निराला, जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध, ये 6 कवि हैं आपके कोर्स में। एक मन में आपके रहता है कि व्याख्या करें या नहीं करें। जो पिछला प्रश्न पत्र है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक व्याख्या पूछी जाती है, और जब एक व्याख्या पूछी जाती है तो उसको छोड़ा जा सकता है। 25-25 अंक की 2 व्याख्याएं रहती हैं, यानी 50 अंक में 2 व्याख्या। तो कबीर के पदों को या सूर को, तुलसी को, निराला, प्रसाद और मुक्तिबोध को पढ़ना और फिर यहाँ से व्याख्या करना, तो व्याख्या का प्रश्न आप छोड़ सकते हैं यदि एक व्याख्या रहा तो। अगर व्याख्या की संख्या ज़्यादा रहेगी तब तो करना होगा, लेकिन यदि एक ही व्याख्या रही तो उसको आप छोड़ सकते हैं, पूरी तरह छोड़ सकते हैं। तो आप इस घबराहट से दूर हो जाइए कि आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या की जगह पर आप प्रश्न कीजिए, और जो 35 अंक है, 32 अंक है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी 50 अंक का एक सवाल है। तो कबीर से जो 200 पद हैं आप भूल जाइए उसको।
कितना याद रखना है? मुश्किल से 7-8 दोहे कबीर के आपको याद रखने हैं। जो नोट्स में होगा एक जगह उसको संकलित करके या हाईलाइट करके आप उसको देख सकते हैं। सूरदास में भी 7-8, और 7-8 का मतलब कि पूरा पूरा नहीं, 2-2, 3-3 लाइन जो आवश्यकता हो उसको देखना है। तुलसीदास में भी पूरा अयोध्याकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास मात्र 20 दिन है, और इन 20 दिनों में बगैर घबराहट के आप बगैर पदों को पढ़ते हुए भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो तुलसी में कवितावली पढ़ना है और अयोध्याकांड पढ़ना है। पूरी किताब आप छोड़ दीजिए, यद्यपि आपके पास नोट्स होगा उसमें से या जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए गए हैं या जो लिखवाए जाएंगे उसमें से 6-7 कविताओं को याद रखना है। पूरी व्याख्या के लिए आपको पूरा ही छोड़ देना है। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, तो उसको एक बार देखना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, और मुक्ति बोध की रचना है अंधेरे में। आपने 65वीं का यदि सवाल देखा है तो उसमें आप देखेंगे कि कबीर, सूर, तुलसी, ये 65वीं में पूछा गया है। इस बार ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा? निराला, जयशंकर प्रसाद और मुक्ति बोध पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो हम लोग इन आधुनिक कविताओं से ही प्रश्न करेंगे, और उसको एक बार पढ़ना बहुत कठिन नहीं है। निराला, राम की शक्ति पूजा तो एक बार आपको देखना होगा। जयशंकर प्रसाद में प्रश्न, और मुक्ति बोध की अंधेरे में जो कविता 1964 की है, तो ये देखना है। यानी अगर हम द्वितीय खंड को देखें, और द्वितीय खंड में आपको कितने सवाल मिलेंगे? 6 प्रश्न मिलेंगे। 6 प्रश्न में करना कितना है? 3 प्रश्न लिखना है। आप जानते हैं कि 3 प्रश्न का मतलब है कि 50 अंक का एक प्रश्न है, और 3 प्रश्न लिखना है आउट ऑफ कितना? 6 प्रश्न में। तो यहाँ पर आपकी घबराहट दूर होनी चाहिए कि इनकी सारी कविताएं रटना नहीं है। कबीर के 200 पद अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूरदास के 200 पद और उनके अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको चूंकि व्याख्या प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, एक ही व्याख्या रहती है, तो इसीलिए प्रश्न करने के लिए, प्रश्न लिखने के लिए इस बार इन 3 को, निराला, जयशंकर प्रसाद और मुक्ति बोध, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष तुलसीदास से अयोध्याकांड पूछा गया, सूरदास से प्रश्न पूछे गए और कबीर से भी प्रश्न पूछे गए। तो कबीर, सूर, तुलसी, इनको प्रश्न के लिए छोड़ा जा सकता है। अब रह गया कि तुलसीदास में जब अयोध्याकांड 65वीं में पूछा गया तो 66 के लिए, यानी अभी जो मेंस है उसके लिए कवितावली आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सरल है, और कवितावली से एक ही प्रश्न बनता है। तो कवितावली का प्रश्न आपको लिखवाया गया है, और आपके नोट्स में भी है, जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें भी है, तो वहाँ से इसको कर सकते हैं। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा एक बार सरल अर्थ के साथ जान लेना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के 4 सर्ग पढ़ने हैं, लेकिन आप उन सर्गों को छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए। सर्गों का और प्रत्येक जो सर्ग हैं उसका सरल अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रश्न लिखने के लिए। मुक्ति बोध की रचना जो कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार सरसरी निगाह से देख जाइए, 15-20 मिनट में आप इसको देख जाएंगे। तो इस तरह से जब गद्य खंड आप पढ़ेंगे तो गद्य खंड की तैयारी में 10 दिन लगना चाहिए। कैसे 10 दिन लगेगा? तो अंधेर नगरी से इस वर्ष प्रश्न आएंगे, बहुत सरल सा नाटक, लिखना बहुत आसान, कुछ उदाहरण याद रखना भी बिल्कुल आसान। तो अंधेर नगरी आधे घंटे पढ़ करके, और कैसे आसान है वो हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त और गोदान को सरसरी निगाह से देखा, शेखर एक जीवनी बिल्कुल छोड़ दीजिए। कहानी में सब छोड़ करके केवल ईदगाह और पूस की रात पढ़िए, और निबंध को पूरा ही छोड़ दीजिए। चंद्रगुप्त 65वीं में पूछा गया है, तो इस वर्ष इसकी उम्मीद कम है। शेखर एक जीवनी भी 65वीं में पूछा गया है, तो इसकी भी उम्मीद कम है। तो इस तरह से गद्य खंड को हम लोग देखेंगे। अब जरा देखें कि प्रथम खंड में, और प्रथम खंड में सामान्यतः जो प्रक्रिया रही है, जो पूछे जाने की स्थितियां रही हैं, इसमें यहाँ से 3 प्रश्न, भाषा खंड से और साहित्य के इतिहास से 3 प्रश्न, भाषा खंड से 3 प्रश्न और साहित्य के इतिहास से 3 प्रश्न ये पूछा जाता है। यानी आपके यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 12 प्रश्नों की संख्या होती। 12 में से आपको लिखना कितना है? तो आप जानते हैं कि 50 अंक का सवाल है,
और 6 प्रश्न लिखने हैं, 300 अंक। अब इन 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न आपको प्रथम खंड से लिखना है और द्वितीय खंड से 3 प्रश्न लिखना है। तो एक प्रश्न अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ये निश्चित रूप से आ रहा है आपके एग्जाम में। इसमें 2 ही प्रश्न बनते हैं और जब आपका अपना प्रिंटेड नोट्स देखेंगे तो उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका उत्तर लिखा हुआ 600 शब्दों में। तो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की तुलनात्मक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, और व्याकरणिक विशेषता में आप जानते हैं कि ध्वनि रचना, रूप रचना, शब्द रचना, इनकी विशेषताओं को लिखना होता है पॉइंट फॉर्म में। तो एक प्रश्न तो ये आउट है, तो इसको तैयार कर लीजिए। आपने देखा होगा कि 65वीं में ब्रज भाषा पूछा गया है, तो अवधि का साहित्यिक विकास दूसरा प्रश्न कर लें। अवधि का साहित्यिक विकास आप अलग से लिख लें अपनी कॉपी में, प्रिंटेड नोट्स में जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप अपनी राइटिंग में, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में आप पूरी तरह से कई बार पढ़ना होगा, जब अपनी राइटिंग में आप लिख लेंगे तो एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो 2 प्रश्न कौन कौन सा? अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की व्याकरणिक विशेषता और उसका हिंदी पर प्रभाव। दूसरा है अवधि का साहित्यिक विकास, इसकी तैयारी होनी चाहिए और ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, आपको जो प्रिंटेड नोट्स मिला है उसमें 600 शब्दों में इसका उत्तर बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो और अपने तरीके से, यानी और जो आपकी कॉपी में है या जो नोट्स में भी है, तो उसको मिला करके अपनी कॉपी में आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए। तीसरा सवाल लिपि से, देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ ब्राह्मी लिपि से, और इसके गुण और दोष और मानकीकरण। तो ये 600 शब्दों में इसको आप तैयार कर लीजिए, गुण और दोष, मानकीकरण और विकास। अगर एग्जाम में विकास न भी पूछा जाए तब भी उसको चार्ट बना के लिखिए, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से कैसे हुआ, इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, कंप्यूटरीकरण के लिए आवश्यकता क्या है। और चौथा सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा का विकास, नेशनल जो लैंग्वेज है उसका विकास। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या हुआ? 19वीं सदी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के गांधी तक, 1947 तक, तो राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रभाषा का विकास। तो ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 में हो सकता है कि 3 प्रश्न आपको मिल जाएं, तो प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। इन 4 में आपको 3 मिल जाने चाहिए, नहीं तो 2 तो 100% आपको मिलेगा। आप पूरे भरोसे से जाइए। एक अपभ्रंश, अवहट, अवधि और लिपि, ये अगर 3 कर लेते हैं तो इसी में से 2 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। और थोड़ी सावधानी के लिए राष्ट्रभाषा, बहुत सरल सा सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रभाषा का डेवलपमेंट क्या है, यानी 19वीं सदी में, और पॉइंट फॉर्म में ये लिखा हुआ आपके नोट्स में और आपने कॉपी में भी लिखा है। 5वां सवाल, बिहारी हिंदी जो है, आप इसके बारे में आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये सब आप कह सकते हैं ये कम इंपॉर्टेंट। ये 3 तो आ ही जाएगा आपको, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, अवधि और लिपि और राष्ट्रभाषा। 4 सवाल आपने किया। बिहारी हिंदी को तैयार कर लीजिए उपभाषाओं के साथ। और 6ठा सवाल, राजभाषा का विकास, राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान और अभी व्यवहारिक स्तर पर लागू होने में जो कठिनाइयां, तो इन दोनों को इमरजेंसी में रखिए। आप ये 4 सवाल कर जाइए, तो 4 सवाल में 2 प्रश्न और भाग्य साथ दिया तो 3 प्रश्न, तो आप कम से कम 2 प्रश्न यहां से उम्मीद कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसके पास 20 दिन है और 20 दिन में ये चारों प्रश्न तैयार करने में कितना समय लगना चाहिए। अगर चारों प्रश्न तैयार करते हैं और एक दिन में 5 घंटा पढ़ते हैं तो ये 2 या 3 दिन में ये तैयार हो जाना चाहिए। बाकी आप जीएस भी पढ़िए, 5 घंटा आप अगर हिंदी को देते हैं, 5 घंटा जीएस को देते हैं, तो 5 घंटे में ये 2 या 3 प्रश्न 2 दिन में, यानी 2 दिन में भाषा खंड का सवाल आप तैयार कर सकते हैं 10 घंटे लगा करके। अपनी राइटिंग में इसको लिख लेना है नोट्स के साथ। तो इस तरह से भाषा खंड से आपको 3 प्रश्न, और यहां से साहित्य के इतिहास से देखते हैं, यानी टोटल तो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपने अभी तक कितना तैयार किया? भाषा खंड से 4 सवाल तैयार किया। अब साहित्य का इतिहास से देखते हैं। आप जानते हैं कि 65वीं जो बीपीएससी है उसमें
आदिकाल से सवाल नहीं पूछा गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट कालखंड है, हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है जो अपनी विविधता के लिए और व्यापकता के लिए जाना जाता है। तो आदिकाल की विशेषता, एक ही प्रश्न, और आदिकाल का नामकरण। तो नामकरण में कुछ नामों को याद रखना है और कैसे एक नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ आदिकाल नाम है वो सही है। तो आदिकाल की विशेषताओं को पॉइंट फॉर्म में आप लिख लीजिए, यानी सिद्धनाथ, जैन, अमीर खुसरो, विद्यापति, इन सबको छोड़ते हुए, यानी उन सबसे सार निकालते हुए और अपनी कॉपी में अलग से, क्योंकि जो आप बनाएंगे वही कीमती होगा, वही काम आएगा, वही प्रासंगिक होगा। तो जो नोट्स मिला है उसमें से जो टॉपिक है उसको निकालते हुए एक सवाल आप तैयार कर लीजिए, आदिकाल की विशेषता। और आदिकाल की विशेषता का मतलब है कि धार्मिक साहित्य की विशेषता, लौकिक साहित्य की विशेषता और रासो यानी चारनी साहित्य की विशेषता और उसका नामकरण। तो ये आना चाहिए, ये सवाल आदिकाल की विशेषता ये आना चाहिए। दूसरा, भक्ति काल 65वीं में पूछा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक कॉमन सी विशेषता तैयार कीजिए, भक्ति आंदोलन की प्रवृत्तियां क्या हैं या भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है। और इसको भी आपको क्लास में बताया गया है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता वैसी विशेषताओं को जो चारों धाराओं में कॉमन है, तो उसको पॉइंट फॉर्म में लिख लेना है। जैसे भक्ति आंदोलन की विशेषता भक्ति केंद्रीय प्रवृत्ति है, प्रेम एक विशेषता है, सामंतवाद का विरोध है, समन्वय एक विशेषता है, लोक संस्कृति एक विशेषता है और लोक भाषा विशेषता है। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन की कॉमन सी विशेषता जो सभी धाराओं में है, यानी संत में, सूफी में, कृष्ण और राम काव्य, चारों धाराओं में जो कॉमन विशेषता है। तो अब जो समय बचा है इन समय में, यानी 20 दिन का जो समय बचा है, तो बहुत डिटेल एक बार अपनी क्लास कॉपी को पढ़िए और क्लास कॉपी को पढ़ने के बाद जो गेस क्वेश्चन दिया हुआ है या जो अभी बताया जा रहा है, बस इसी की तैयारी करनी। तो आदिकाल की विशेषता और उसका नामकरण। दूसरा प्रश्न तैयार करना है भक्ति काल की विशेषता। अब लोभ में नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि हम सब पढ़ जाएं और सब पढ़ के वहां बिखर जाएं, क्योंकि बिखराव हो जाने से ही असफलता हाथ लगती है। तो अब प्रबंधन करना है और कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और रिस्क भी नहीं है, जोखिम भी नहीं है। देखते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषता। तीसरा सवाल, अगर आदिकाल की विशेषता और नामकरण लिखना हो तो कितना समय लगेगा? इसको तैयार करने में 4 से 5 घंटे में आप तैयार कर सकते हैं। यानी एक प्रश्न की तैयारी में जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपने स्तर पर लिखेंगे, ये 5 घंटे में बैठेंगे तो आप लिख लेंगे और लिखते लिखते आधा आपको याद भी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन की विशेषता ठीक उसी तरह से 4 घंटे आपको लगेंगे इसको तैयार करने में। रीति काल में रीतिबद्ध और रीति मुक्त में अंतर और दोनों की विशेषताएं पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म का मतलब 1 2 3 4 अलग अलग। तो इसको लिखना है, ये आपके नोट्स में है, प्रिंटेड नोट्स में भी है, क्लास नोट्स में भी है। इसके बाद छायावाद की विशेषता, छायावाद और नवजागरण। छायावाद की विशेषता पॉइंट फॉर्म में आपको याद रख लेना है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल इस पर शोध नहीं करना है। छायावाद का समय क्या है, छायावाद के रचनाकार कौन हैं, और छायावाद की विशेषता एक नवजागरण है, दूसरा मैं शैली है, राष्ट्रीय चेतना है, सौंदर्य चेतना है, प्रकृति पर लिखा गया है, मैं शैली पर लिखा गया है, रहस्यवाद है और इसकी भाषाई विशेषता। तो इस तरह से पॉइंट फॉर्म में आपको तैयार करना है। तो आप मानिए कि एक प्रश्न में अगर 4 घंटे भी आप लगाएंगे, मान लिया आदिकाल को तैयार करने में 4 घंटे लगे, भक्ति काल को तैयार करने में 4 घंटे, रीति काल को, छायावाद को, और फिर नई कविता की विशेषता। यानी यहाँ हमने साहित्य के इतिहास पे आपके लिए कितना प्रश्न दिया? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिया। 6 का मतलब है कि अगर एक प्रश्न को तैयार करने में 4 घंटे लगते हों तो इसी हिसाब से 2 दिन में आप तैयार कर सकते हैं। केवल विशेषताओं को लिख लेना है पॉइंट फॉर्म में, और इसमें बहुत ज़्यादा उदाहरण याद नहीं रखना है। गलती कहाँ होती है? जब एक एक टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा उदाहरण, अमीर खुसरो से 10 उदाहरण याद रखने की ज़रूरत क्या है? आप मुश्किल से 2 या 3 उदाहरण, रासो काव्य से 2 या 3 उदाहरण, विद्यापति से 2 उदाहरण, नाथ सिद्ध साहित्य से 1 उदाहरण, नाथ साहित्य से 1 उदाहरण, और
लोभ का संवरण करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए, प्रबंधन करते हुए एक एक दो दो उदाहरण याद करके अब अलग से जो आपने कॉपी बनाई है उसको फिर से आप अलग से व्हाइट पेपर पे लिखिए कि इस वर्ष यानी 66वीं एग्जाम के लिए जो मुख्य प्रश्न है तो उस पर केंद्रित होना है, फोकस होना है। यानी आपने देखा कि भाषा खंड से मात्र 4 प्रश्न, ये इमरजेंसी के लिए, 5वां 6ठा क्या है इमरजेंसी, 4 में से 2 मिल जाएगा या हो सकता है कि 3 मिल जाए। और यहां से आपने 6 प्रश्न तैयार किया, तो यहां से 6 प्रश्न तैयार किया तो आप अगर यहां से 2 प्रश्न लिख पाते हैं तो ये जो 6 प्रश्न तैयार किया यहां से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको लिखना कितना है, 3 ही प्रश्न लिखना है। यानी यहां से हो सकता है कि 3 यहीं से लिख लें आप, यह अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाए तो 2 प्रश्न यहां से, और यहां जो आपने 6 प्रश्न तैयार किया है वहां से आपको कितना मिल जाएगा, 1 प्रश्न यहां से लिखना है, मिलेगा तो 3 प्रश्न मिलेगा। अब रह गया कि इसमें 65वीं जो पूछा गया उसमें नाटक और रंगमंच पूछ दिया गया था, तो इस वर्ष उपन्यास और यथार्थवाद, लेकिन जरूरत नहीं अब उसको तैयार रखने की, वैसे एक बार पढ़ जाइए आप इमरजेंसी के लिए। और उपन्यास और यथार्थवाद और आलोचना, तो इन दोनों को इमरजेंसी के लिए आप लिख सकते हैं, आलोचना नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उपन्यास और यथार्थवाद और आलोचना में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन पे कम फोकस करते हुए, क्योंकि इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे पूरा। कविता का इतिहास ज्यादा सरल है, तो यहां से यानी इन 6 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न मिल जाने चाहिए और इन 4 प्रश्नों में से यहां से 2 प्रश्न मिल जाना। आपको लिखना कितना है, 3 ही प्रश्न लिखना है। तो अब जो 20 दिन बचे, तो 20 दिन बचे हैं, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि हम इसको पूरे को 2 या 3 दिन में तैयार कर लें, भाषा खंड को 2 दिन में तैयार कर लें। ये तैयार करने का मतलब कि अपनी कॉपी में अलग से अब जो कॉपी आपने क्लास की कॉपी है, प्रिंटेड नोट्स है, अब वहां से निकल करके बार बार प्रिंटेड नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने अलग से इसकी तैयारी हो कि हमको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। उस तैयार करके आप व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हैं, यानी आप लिख के दिखा भी सकते हैं कि क्या मैंने सही तरीके से तैयारी की है। यानी प्रथम खंड से जो आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो कैसे हुआ, भाषा खंड से अभ्रंश अवहट की तैयारी, अवधि की तैयारी, लिपि की तैयारी और राष्ट्रभाषा, ये 4 प्रश्न आप कर जाइए। जो कविता का इतिहास है उसमें आदिकाल से 1 प्रश्न, आदिकाल की विशेषताएं और नामकरण, भक्तिकाल की विशेषता कॉमन सी, भक्तिकाल 65 में पूछ दिया गया। रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीति मुक्त की विशेषताएं, छायावाद की विशेषता, अब केवल सरल विशेषताएं याद रखनी है, और नई कविता की विशेषताएं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की जगह नई कविता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपन्यास और यथार्थवाद इसको वैसे आप तैयार कर लीजिए इमरजेंसी के लिए, लेकिन लिखना नहीं है। आलोचना, इन दोनों से ज्यादा अंक किस में आएगा, कविता के इतिहास में आएगा। आप जानते हैं कि कविता के इतिहास में आप कॉपी पर उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें उदाहरण नहीं लिख सकते। उपन्यास और यथार्थवाद से उदाहरण नहीं रहेगा, और जब उदाहरण कॉपी में नहीं रहेगा तो कॉपी उतनी सुंदर नहीं दिखेगी। तो आप अवॉइड कीजिए उपन्यास और आलोचना को। आप क्या तैयार कीजिए, कविता के इतिहास से 5-6 सवाल, भाषा खंड से 4-5 सवाल, और इसको दोनों को तैयार करने में कितना दिन समय लगना चाहिए। अब इसकी तैयारी आपको 5 दिन में हो जानी चाहिए, यानी 4-5 प्रश्न यहाँ, और 1 दिन में 2 प्रश्न तो आप तैयार करेंगे। एक भाषा से तैयार कीजिए, कविता के इतिहास से। अब रह गया पद्य खंड। मैंने कहा कि पद्य खंड से कोई कविता 200 पद पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वो समय निकल गया, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप व्याख्या नहीं लिख रहे हैं। एक व्याख्या लिखने के लिए, और जरूरत क्या है, व्याख्या में 25 अंक की जो व्याख्या है उसमें अच्छे अंक तभी मिलेंगे जो बहुत अच्छी पकड़ हो, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है 1-2 अंक उसको पकड़ने के कारण दूसरे सब्जेक्ट में हानि होगी। तो कबीर, सूर, तुलसी में अब केवल एक कवितावली को तैयार रखना है। तुलसीदास में अयोध्याकांड पिछली बार पूछ लिया गया, कवितावली से एक ही प्रश्न बनते हैं। कवितावली में कलयुग संकट, या आप कह सकते हैं कि उस समय की जो स्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, तो कवितावली का ये आंसर लिखवाया गया है, आपकी कॉपी में है भी।
और प्रिंटेड नोट्स में भी है, तो इसको कवितावली को तैयार कर लीजिए। और कबीर और सूर से प्रश्न छोड़े जा सकते हैं, इस वर्ष पिछले वर्ष पूछे गए हैं। इस वर्ष मुक्ति बोध बहुत आसान पढ़ेंगे, जो बताया जाएगा आपको, ऑनलाइन क्लास में भी बताया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स में भी है। तो मुक्ति बोध सरल है, एक ही सवाल बनता है, कथ्य और शिल्प तैयार करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे मुक्ति बोध की अंधेरे में रचना, 1964 की रचना। एक ही प्रश्न है फैंटेसी शिल्प, इनका शिल्प और कथ्य। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और कामायनी में मैंने कहा कि अब चारों सर्ग और उनका अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रिंटेड नोट्स पढ़िए और जो क्लास नोट्स होगा यानी क्लास में जो कराया जाएगा, और निराला की राम की शक्ति पूजा का कथ्य और शिल्प, इतना आपको कर लेना है। गद्य खंड जो है उसमें शेखर एक जीवनी अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पिछले वर्ष पूछ ही लिया गया। गोदान को सरसरी निगाह से देखना है। अंधेर नगरी को, ये तो प्रश्न आ रहा है अंधेर नगरी से, बहुत सरल है, सौभाग्यशाली है आप कि अंधेर नगरी, दो ही प्रश्न बनते हैं, उन दो प्रश्नों में से एक आएगा। कहानी में ईदगाह और पूस की रात, मात्र 2 कहानी पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ दीजिए और चिंतामणि को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। चिंतामणि से सवाल, अब प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे? तो प्रश्न लिखे जाएंगे यहां से, पद्य खंड से 3 प्रश्न मिल सकते हैं, हो सकता है कि गद्य से लिखना न पड़े, लेकिन तब भी चूंकि यहां से आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो निराला प्रसाद और मुक्ति बोध, इनको हम लोग तैयार कर लेंगे, जिसमें से हो सकता है 3 प्रश्न मिल जाए, नहीं तो 2 प्रश्न मिल जाएंगे। और एक प्रश्न आपको कहां से मिल जाएगा? अंधेर नगरी से। तो आपको करना क्या है, यहां से यानी द्वितीय खंड से जो 3 प्रश्न लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 प्रश्न हम कहां से लिखें? पद्य खंड से लिखें। और पद्य खंड में हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? एक मुक्ति बोध, सबसे सरल, सबसे कम प्रश्न, मात्र 1 प्रश्न बनते हैं मुक्ति बोध से। निराला से तो कई प्रश्न बनते हैं, प्रसाद से भी कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन मुक्ति बोध से 1 ही प्रश्न बनता है। केवल कथ्य और शिल्प तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और कामायनी में जो हमने गेस किया है वो रूपक तत्व और कामायनी की विशेषताओं से, तो इसको तैयार करना है, जो हम लोग करेंगे। और निराला की राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, 2 रचनाएं। स्मरण रहे कि 65वीं में ये निराला नहीं पूछे गए हैं, तो राम की शक्ति पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण है सरोज स्मृति से, लेकिन आपको इसमें 2 प्रश्न दोनों से करने पड़ेंगे, कथ्य और शिल्प। प्रसाद से 1 प्रश्न और मुक्ति बोध से 1 प्रश्न, जिसमें से 2 आपको मिल जाएगा। और तुलसीदास की कवितावली, यानी यहां से आपने 5 प्रश्न तैयार किया। कवितावली से 1 प्रश्न, निराला से 2 प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का 1, सरोज स्मृति का 1, प्रसाद का 1 प्रश्न और मुक्ति बोध का 1 प्रश्न। तो यहां से अगर 5 प्रश्न आपने तैयार किया तो 3 मिल सकते हैं, नहीं तो 2 तो निश्चित रूप से मिलेंगे। और यहां से अंधेर नगरी से 1 प्रश्न लिखना ही है। चंद्रगुप्त पिछले वर्ष पूछ लिया गया है, चंद्रगुप्त में जो सांस्कृतिक औदात्य है ये पूछ लिया गया है, तो चंद्रगुप्त में नायकत्व का प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन गोदान, गोदान के प्रश्न सरल होते हैं। आप एक बार गोदान की सीमाएं और संभावनाओं पर, चरित्र योजना पर यह सवाल हमने गेस किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। कृषक जीवन की त्रासदी, कई बार ये सब सवाल पूछे गए, तो एक इमरजेंसी के लिए गोदान को रख सकते हैं आप। कहानी से यदि पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है, तो ये आपके आंसर लिखे हुए हैं, आपको नोट्स में भी लिखा हुआ है। इन दोनों में आपको किसको प्रीफर करना है? ईदगाह कहानी, जो मानसरोवर भाग 1, उसमें कफन कहानी नहीं है, उसमें ईदगाह कहानी को आप सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। और ये आपके नोट्स में है, जो प्रिंटेड नोट्स में है उसमें बेहतर लिखा हुआ है, तो उसको आप देखिए। निबंध से सवाल नहीं करना है, न पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी तैयारी आप छोड़ सकते हैं। यानी यहां भी अंधेर नगरी, ईदगाह और पूस की रात पढ़ने में कितना समय लगेगा? ये पढ़ने में लगेगा 1 दिन लगेगा। शेखर एक जीवनी से करना नहीं है, चंद्रगुप्त से 1 सवाल करने हैं, गोदान से 1-2 सवाल करने हैं। अब देखिए जो मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे, बेहतर मार्क्स कैसे आएंगे, यानी 180 प्लस आना ही चाहिए। इसमें कौन कौन सी सावधानी? सबसे पहली सावधानी,
जो मार्क्स अच्छे आए इसके लिए सबसे पहली सावधानी कि स्वयं का नोट्स पहले बनाना है। स्वयं का नोट्स, जो भी प्रिंटेड नोट्स मिला है या जो क्लास नोट्स है उससे अलग अब एग्जाम के लिए, एग्जाम फोकस करते हुए स्वयं का नोट्स बनाना है पहली बात। यानी अगर आपको 6 प्रश्न लिखना है तो करीब करीब 12 से लेके 15 प्रश्न अलग से इसका उत्तर आपको लिखना चाहिए। यानी अब बार बार प्रिंटेड नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड रिस्क के साथ अब आपको कितना, यानी 12 प्रश्न अलग से लिखना है और उसी को एक बार देखना है, उसी को एक बार याद कर लेना। तो पहला काम क्या करना है कि अब 6 प्रश्न लिखने के लिए कम से कम 12 से 15 प्रश्न लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ग्राफ और चार्ट का प्रयोग करना है। चार्ट का प्रयोग, ग्राफ या चार्ट का प्रयोग करना है। भाषा खंड में तो है ही, कविता के इतिहास में भी या गद्य खंड में भी या कविता खंड जो है उसमें भी ग्राफ और चार्ट का प्रयोग करना है। तीसरी पॉइंट, क्यों करना है ग्राफ और चार्ट का प्रयोग? तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट फॉर्म में लिखना है। पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म का मतलब जैसे कोई पूछे कि छायावाद की विशेषता बताइए, तो छायावाद की, मान लिया हमने लिखा कि छायावाद की विशेषता बताइए, इसकी विशेषता पूछा गया तो सबसे पहले हमने भूमिका लिख दी। सबसे पहले क्या लिख दिया? भूमिका लिख दिया कि छायावाद क्या है, कौन कौन से रचनाकार हैं, कब है, ये लिखा। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में लिख दिया, मान लिया कि छायावाद के 4 कवि हैं, तो ऐसे चार्ट बनाए, जहां भी मौका मिले चार्ट बनाइए। मान लिया आपने लिख दिया जी प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं और महादेवी वर्मा है, तो ऐसे बना दीजिए। अब इसको लैंग्वेज में लिखने से ज्यादा अच्छा क्या है कि इस तरह से चार्ट बना दीजिए। एक तो समय भी कम लगेगा, तो इस तरह से प्रैक्टिस, यानी आप अपने दिमाग में सोचिए कि कैसे हम कॉपी को सुंदर बनाएं। सब हर बच्चे लिखेंगे कि छायावाद के 4 कवि हैं, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे लिख देगा। तीसरा, अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जी देखिए नवजागरण एक विशेषता है। पहली विशेषता नवजागरण है। दूसरी विशेषता, अब मान लिया स्वतंत्रता संघर्ष है, बलिदान की चेतना है, तो इसको लिख दिया कि स्वतंत्रता संघर्ष है। तीसरी विशेषता मैं शैली है। अब ऐसे जब आप लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे और इसको थोड़ा डिफाइन किया और एक आध उदाहरण दे दिया। यानी अगर आपको छायावाद तैयार करना है तो 5-6 उदाहरण आपको यहाँ से लिखनी चाहिए कॉपी में, और ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखिए। क्यों ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे? आप जानिए कि जो लोग कॉपी जांचते हैं वो बहुत वक्त नहीं दे पाते इसको जांचने में, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी कॉपी को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें। और जब बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें तो आप सोचिए कि परीक्षक के मनोविज्ञान का ध्यान रखिए, को कैसे देखेगा। अगर ये पॉइंट फॉर्म में नहीं होगा तो उसको खोजना पड़ेगा, तो अगर पॉइंट फॉर्म में है तो केवल वो ऐसे टिक लगाएगा और आपके बारे में वो समझ एक राय बना लेगा। और चूंकि हर पॉइंट के साथ साथ उदाहरण भी है और 50 अंक का सवाल है तो कम से कम 5 पेज लिखना है। 5 पेज लिखना है, यानी कम से कम 600 शब्द लिखना है। यानी आपको 6 प्रश्न है, 5 पेज लिखते हैं एक प्रश्न, 30 पेज से कम नहीं लिखना है। 3 घंटे का वक्त है आपके पास, तो 3 घंटे में कितना लिखना है? 30 पेज लिखना है। 30 प्लस लिखें, वो ज्यादा बेहतर। 5 पेज से कम नहीं लिखना है। और 5 पेज में आपके सामने उदाहरण भी है, चार्ट भी है। 6 पेज कर दीजिए, इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखिए, तो 6 पेज में भी जा सकते हैं। तो बड़ी बड़ी राइटिंग, सुंदर राइटिंग, उदाहरण के साथ, ग्राफ और चार्ट के साथ, तो इसको प्रयोग करके, यानी पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ग्राफ चार्ट का प्रयोग करना है, स्वयं का नोट्स बनाना। प्रिंटेड नोट्स पढ़ने से अब वो समय निकल गया है। प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ अब आप क्या कर लीजिए, अपना नोट्स इस वर्ष के एग्जाम के लिए जो गेस क्वेश्चन दिया गया है वो, तो ये। और चौथी बात की कविता उदाहरण के रूप में लिखना है। कम से कम 1 पेज में 2 उदाहरण तो जरूर दिखाइए। मान लिया कि कविता के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, कामायनी से पूछा गया या मुक्तिबोध से पूछा गया, तो
आपने 5 पेज लिखा तो एक उदाहरण तो चाहिए ही, कहीं कहीं एक पेज में 2 उदाहरण, यानी एक पेज में एक उदाहरण निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से 5-6 उदाहरण आपको लिखना है। और समय कितना लगना है? आधे घंटे, यानी 30 मिनट का समय एक प्रश्न में लगना है। हो सकता है कि पहला प्रश्न आप 35 और 40 मिनट 35 मिनट में लिखें, क्योंकि आपको प्रश्न पढ़ने में और अपने को संभालने में वक्त लगता है। तो पहला प्रश्न आप 35 या 38 मिनट तक जा सकता है, लेकिन फिर अगले प्रश्न से आपको क्या करना है? संभालना है अपने को, और आधे घंटे में ही एक प्रश्न को लिख देना। एक प्रश्न कितने में? कम से कम 5 पेज में, और लगभग कितने? 600 शब्दों में। अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं, 3 पेज में ही लिख लेते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो दिखना चाहिए कि 5-6 पेज लिखा हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, ग्राफ चार्ट का प्रयोग किया हुआ है, पॉइंट फॉर्म में लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है, और हैंडराइटिंग थोड़ी सुंदर हो, बेहतर हो। जो अब तो नहीं, जो है आपके पास उसी को बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ कविता तो उदाहरण के लिए लिखना ही है। और मान लिया कि आपने समकालीन मुद्दों से जोड़ दीजिए तो और बेहतर, समकालीन प्रासंगिकता से उसको जोड़िए तो उससे और बेहतर। आप परीक्षक के लिए लिख रहे हैं, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि परीक्षक के मनोविज्ञान से को देखते हुए आप लिख रहे हैं। तो परीक्षक को कॉपी सुंदर लगनी चाहिए। आपने लिख दिया और आपकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई, सो नहीं। कई बार ये शिकायत होती है कि भाई मार्क्स कम आते हैं, और मार्क्स कम आ गए तो दुर्घटना होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अपनी तैयारी परिपक्व होनी चाहिए। आप एक ही चीज ध्यान में रखिए कि आपको अपने से ज्यादा परीक्षक के लिए लिखना है। जब मन में ये हो जाएगा कि आप ये सोचते हैं कि हम अपने से बेहतर लिखते हैं, वो तो रहे ही, लेकिन आपको कैसे लिखना है? आपको दूसरे के लिए बेहतर, परीक्षक को कोई असुविधा ना हो। पॉइंट फॉर्म में लिखिए, ग्राफ बनाइए, यानी जो विश्वविद्यालय में ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग लिखते हैं उससे भिन्न लिखिए। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में जैसे पढ़ाया जाता है और जैसे लिखाया जाता है निबंधात्मक रूप में, उसमें परीक्षा को खोजना पड़ता है। तो वैसे आप मत लिखिए, आप बिल्कुल नवाचारी तरीके से, थोड़ा इनोवेशन के साथ, थोड़ा ग्राफ चार्ट के साथ, वो एक जब आप स्वयं नोट्स बनाएंगे और थोड़ा सोचेंगे तो अपने आप कुछ आइडिया आपको लगेगा। मतलब ये स्वयं से ही उत्पन्न होगा कि हमको कैसे लिखना है।